एवरीवन, दिस इज़ ज्योति फ्रॉम दक्ष अकेडमी लाडवा। सो गाइस, एज वी नो कि हमारी हरियाणा पुलिस की एक स्पेशल प्रीवियस ईयर सीरीज़ चली हुई है, जिसमें हम जो है हरियाणा में आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं विद देयर बेस्ट एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिएगा। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज व्हाट, यानी कि जो समतल दर्पण होता है ना, उसके द्वारा कैसी इमेज बनती है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि समतल दर्पण के द्वारा, प्लेन मिरर के द्वारा जो है किस तरह की इमेज बनती है। ठीक है, सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि प्लेन मिरर होता कौन सा है। तो जिसमें हम सुबह कॉम करते हैं, अपनी शक्ल वगैरह देखते हैं ना, वो हमारा कौन सा होता है, प्लेन मिरर जो है होता है। और प्लेन मिरर से बड़ा अच्छा क्वेश्चन याद रखेंगे, यह क्या होता है, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक, या फिर यूं बोलूं बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ द लाइट, बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ द लाइट। ठीक है जी, बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ द लाइट। ये तो मैंने मिरर की बात करी है ना। यहीं से ना एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन याद रखना कि कौन सी मेटल है, कौन सी हमारी मेटल है जो क्या है, बेस्ट रिफ्लेक्टर है किसकी, लाइट की। तो याद रखना, जो चांदी है ना, जो सिल्वर मेटल है, वो क्या है, हमारी बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ द लाइट। सिल्वर मेटल क्या है, सबसे अच्छी जो है प्रकाश का परावर्तक होती है। हमें यहाँ पर बताना है कि प्लेन मिरर से कैसी इमेज बनती है। तो याद रखेंगे, जो हमारा समतल दर्पण है ना, उसमें हमारी कैसी इमेज बनती है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब है आभासी, आभासी का मतलब है कि जिसको आप सामने स्क्रीन पर देख तो रहे हो लेकिन उसको आप बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो वो हमारी कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल। इसके बाद लिखा इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब है कि कैसी इमेज बनती है, सीधी इमेज बनती है। तो करेक्ट आंसर इज द वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, एक और यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन याद रखेंगे कि जैसे अगर कोई जैसे मान लो ये मिरर है, ये क्या है, हमारा मिरर है, और हम मिरर की तरफ जो है v स्पीड से बढ़ रहे हैं। मिरर की तरफ हम कितने चाल से बढ़ रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये न्यूमेरिकल पूछा गया था वो बता रही हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मिरर की तरफ जो है v स्पीड से बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि मिरर उसकी तरफ किस स्पीड से बढ़ेगा। तो याद रखेंगे, मिरर जो है उसकी तरफ 2v चाल से या 2v स्पीड से जो है बढ़ता हुआ दिखाई देगा, मतलब कि डबल स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या था कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है मिरर की तरफ जा रहा है। ये तो हो गई ऑब्जेक्ट की स्पीड, किसकी स्पीड हो गई है, ऑब्जेक्ट की। फिर आपको बताना है कि मिरर उसकी तरफ कितनी स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा। तो इसका मैंने बताया आपको डबल, मतलब कि 4 × 2 आपका 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है मिरर उस व्यक्ति की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, चलिएगा, इतना समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा न्यूमेरिकल यहाँ से बनता है। दूसरा, यहीं से एक और फिर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, जैसे किसी पर्सन को अपनी पूरी हाइट देखनी है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन था कि कितने फिट का मिरर होना चाहिए अगर किसी पर्सन को अपनी पूरी हाइट देखनी है। तो याद रखेंगे कि मिरर जो होना वो उस व्यक्ति की हाइट का क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाइट का हाफ। जैसे मान लीजिए आप 6 फीट के हैं और आपको मिरर में अपनी पूरी इमेज देखनी है। आप 6 फीट के हैं, व्यक्ति है कोई भी ऑब्जेक्ट या पर्सन, और मिरर में पूरी इमेज देखनी है। तो जो मिरर होगा ना वो उसकी हाइट का आधा, मतलब कि 3 फीट का होना चाहिए, तभी वह पर्सन जो है अपनी पूरी की पूरी हाइट उसमें देख पाएगा। ठीक है जी, ये दो न्यूमेरिकल हैं, दोनों याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और प्लेन मिरर से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारा बनता है कि जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है ना, जो भी इमेज मतलब प्रतिबिंब बनता है, वो बिल्कुल सेम साइज का बनता है जो कौन होता है, हमारा ऑब्जेक्ट।
यानी कि जितना आपके ऑब्जेक्ट का साइज़ है उतने ही साइज़ की जो है वो इमेज उसमें बनेगी, ठीक है ना, उतने ही साइज़ की इमेज वहाँ पर बनती है। समझ आ जाएगा। बाकी एक और क्वेश्चन था कि जो पेरिस्कोप है, पेरिस्कोप जो समुद्र की गतिविधियों को देखने के लिए मेज़र करते हो, वो भी आपका किस पर बेस्ड होता है, उसमें भी क्या लगा होता है, प्लेन मिरर लगा होता है, और वह जो होता है रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होता है। हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में ये वाला क्वेश्चन डिस्कस भी किया था कि जो हमारा पेरिस्कोप है ना, पेरिस्कोप वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जो समुद्र की गतिविधियों को मेज़र करता है, तो वो हमारा बेस्ड होता है रिफ्लेक्शन पर। रिफ्लेक्शन मतलब कि आपका परावर्तन, और परावर्तन, और इसमें कौन सा मिरर लगा होता है, तो आपका हो जाएगा समतल दर्पण या फिर प्लेन मिरर, ठीक है जी। तो आपका पेरिस्कोप आ जाए या फिर आपका कैल्यूडोस्कोप आ जाए। कैल्यूडोस्कोप में भी हम मल्टीपल इमेजेस देख सकते हैं, तो ये दोनों ही किस चीज़ पर बेस्ड है, हमारे प्लेन मिरर पर। समझ आ जाएगा, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हैं, 2-3 जो न्यूमेरिकल्स बताए हैं, इसको बड़े अच्छे से नोट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि द एलिमेंट फाउंड इन अबंडेंट इन द यूनिवर्स, यानी कि कौन सा तत्व, कौन सा एलिमेंट जो है वो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है, तो याद रखेंगे कौन सा एलिमेंट हो जाता है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ना, यह ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है उपस्थित होता है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन से एक बहुत ही अच्छे अच्छे जो भी क्वेश्चन बने हुए हैं वो पॉइंट्स याद करवाती हूँ, उनको लिखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है ना, सिंबल होता है इसका H। क्या सिंबल होता है इसका H? जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, उसमें इसको नंबर 1 पर रखा गया है। किस पर रखा गया है? नंबर 1 पर। मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर है, इसकी जो परमाणु संख्या है, या फिर यूं बोलूं कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है आपका? 1 है, ठीक है। उसके बाद अब आता है कि जो हाइड्रोजन है ना, इसके खोजकर्ता कौन थे, यानी इसकी डिस्कवरी किसने करी? तो याद रखेंगे कैवेंडिश। कौन हो जाएंगे आपका? कैवेंडिश। बहुत अच्छा नाम है कि खोजकर्ता कौन थे हाइड्रोजन के? कैवेंडिश। इसके बाद नेक्स्ट याद रखेंगे, जो हाइड्रोजन है ना, इसको किस तत्व की संज्ञा दी गई है? आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। हाइड्रोजन को क्या बोला गया है? डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है कि किस तत्व को, किस एलिमेंट को जो है आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है, तो वो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। अभी पता आवारा तत्व की संज्ञा इसको क्यों दी गई है? क्योंकि ना ये जो हाइड्रोजन है ना, इसकी जो पोजीशन है इन आवर पीरियोडिक टेबल, हमारी जो आवर्त सारणी है ना, हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, ये बोलते हैं कि इसके अंदर ना हाइड्रोजन की जो पोजीशन है ना वो फिक्स नहीं है। हाइड्रोजन की पोजीशन इसमें फिक्स नहीं है। पता कैसे? जैसे देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है। अगर आप इसको किसी धातु के साथ, किसी मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, यहाँ से ना एक इलेक्ट्रॉन को उस मेटल से गेन कर लेता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। लेकिन अगर आप इसको किसी नॉन मेटल, किसी अधातु के साथ में रिएक्ट कराते हो, तो ये क्या करता है, अपने इस इलेक्ट्रॉन को इस नॉन मेटल को क्या करता है, डोनेट कर देता है। तो जो हाइड्रोजन है ना, उसको धातु की कैटेगरी में भी हम रख सकते हैं, यानी ग्रुप नंबर 1 में तो रखा ही हुआ है, और एक ग्रुप नंबर 17 में भी रख सकते हैं। तो हाइड्रोजन की कितनी पोजीशन हो गई? देखो 2 पोजीशन हो गई। इसको बेचारे को जगह ही नहीं मिली, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है? आवारा तत्व इसको बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट बोला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में रिपीटेड है, हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन कहा जाता है, या फिर यूं आ जाता है कि फ्यूचर फ्यूल किसको कहते हैं? फ्यूचर फ्यूल, या फिर आपका भविष्य का ईंधन, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, ठीक है। इसको कहा जाता है भविष्य का ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
कि समस्थानिक, समस्थानिक का मतलब होता है आइसोटोप्स, ठीक है, क्या होता है, आइसोटोप। अभी देखो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ये आइसोटोप क्या होता है, समस्थानिक क्या होता है। देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, समस्थानिक, समस्थानिक यानी जिसकी जो संख्या है ना वो क्या हो, समान हो, जिसकी जो परमाणु संख्या है ना वो क्या हो, समान हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हाइड्रोजन 1, ये यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं परमाणु संख्या, और यहाँ पर ऊपर हम रिप्रेजेंट करते हैं परमाणु भार, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई भी एक एलिमेंट है x, यहाँ पर हमने कोई भी एक एलिमेंट लिखा x, यहाँ पर तो हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, a से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी एटॉमिक संख्या, मतलब कि उसकी परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। और जो यहाँ पर ऊपर होता है z से हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया एटॉमिक मास, मतलब कि उसका परमाणु भार, ठीक है। और यहाँ पर बीच में x, ये क्या होता है, जो हमारा तत्व है, जो हमारा एलिमेंट है, ठीक है। तो समस्थानिक आइसोटोप का मतलब होता है कि ऐसे आइसोटोप जिसमें क्या हो, ये और ये, यानी कि जो परमाणु संख्या तो समान चलती रहे लेकिन परमाणु भार क्या हो, अलग हो। अभी समझ आएगा, देखिए जैसे हमने कहा जो हाइड्रोजन है ना उसके 3 आइसोटोप्स हैं। कितने आइसोटोप है, 3। सबसे पहले लिखा हाइड्रोजन 1, एटॉमिक नंबर हमें पता है 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों के आगे 1 लिख दो। यही तो करना है ना कि एटॉमिक नंबर जो परमाणु संख्या है वो तो समान रहे। अब देखो परमाणु भार, यहाँ पे ऊपर लिखते हैं हम परमाणु भार यानी एटॉमिक मास, तो यहाँ पर हो गया 1, इस वाले केस में हो गया 2, अगले में हो गया 3। तो देखो यहाँ से आ गया ना कि जो हाइड्रोजन है ना उसके हमारे 3 आइसोटोप हैं, जिसमें जो परमाणु संख्या है तीनों में एटॉमिक नंबर वो तो समान है, लेकिन जो एटॉमिक मास है, जो परमाणु भार है, वो तीनों में क्या है, अलग होता है। उसी को ही क्या कहा जाता है, समस्थानिक या फिर आइसोटोप कहा जाता है, ठीक है। अभी जैसे देखो 1H1 लिखा, पेपर में इसका नाम पूछ लिया था कि इन तीनों के नाम बताओ, तो याद रखेंगे जो सबसे पहला लिखा 1H1 इसका नाम होता है प्रोटियम, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोटियम। जो ये 1H1 वाला है, ये जो दूसरा लिखा 1H2 वाला इसका नाम हो जाता है ड्यूटीरियम, ठीक है, ड्यूटीरियम यानी 1H2 वाला। और ये जो तीसरा है ना इसका नाम हो जाता है ट्रीटियम यानी कि 1H3। और यहाँ से एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था पेपर में एक बार कि इन तीनों समस्थानिकों में से, इन तीनों आइसोटोप्स में से ये बताओ रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है, या रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन सा है। तो याद रखेंगे ये जो ट्रीटियम है ना ये हमारा क्या है, रेडियो सक्रिय। रेडियो सक्रिय मतलब कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप है या रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये यहाँ पर याद रखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंट कि वनस्पति घी के निर्माण में भी कौन सी गैस का प्रयोग होता है। तो क्या आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, क्या आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन, ठीक है, चलिएगा। तो ये हाइड्रोजन से मैंने आपको 10 से 12 क्वेश्चन बता दिए हैं, इनको बड़े अच्छे से लिख लेना, जहाँ पर दिक्कत लगे आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ से जो है हम डिस्कस करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक, जहाँ से जो है मल्टीपल टाइम्स हमारे पेपर में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। यहाँ से हम सबसे पहले जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज और उनकी खोज का श्रेय किसको जाता है, ठीक है। तो चलिएगा, सबसे पहले यहाँ पर ये मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में, रसायन विज्ञान के बारे में बता रही हूँ कि कुछ महत्वपूर्ण खोजें जिनके वैज्ञानिक जो हैं वो कौन कौन हैं। सबसे पहले लिखा देखिएगा रेडियम, तो रेडियम से याद रखेंगे रेडियम की खोज का श्रेय किसको जाता है, तो हो जाएगा मैडम क्यूरी को। क्या हो जाएगा, मैडम क्यूरी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखेंगे। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेडियम जो एक रेडियो सक्रिय तत्व है, ये सिंपल याद रखेंगे, रेडियम की खोज का श्रेय किसको जाता है, तो हो जाएगा मैडम क्यूरी को, ठीक है। नेक्स्ट सीखेंगे ऑक्सीजन की खोज का श्रेय किसको जाता है। ऑक्सीजन की खोज का श्रेय तो हो जाएगा जी
प्रिस्टले को, जी प्रिस्टले व शीले भी इसके साथ लिखा होता है, जी प्रिस्टले व शीले, नाम याद रखेंगे, जी प्रिस्टले व शीले, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट लिखा है नाइट्रोजन, जो हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 78 प्रेजेंट है, 78%, ऑक्सीजन लगभग आपका 21%, ये भी याद रखेंगे। बाकी हाँ, जो नाइट्रोजन है ना, यहाँ से हमारा नाइट्रोजन साइकिल से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन है उसको हम एज इट इज तो यूज़ कर ही नहीं सकते हैं ना, तो उसका एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एक साइकिल चलता है, उसी को जो है नाइट्रोजन साइकिल बोला जाता है, जिसपे हमने जो है डिटेल्ड वीडियो चैनल पर डाल रखी है, तो आप वहाँ से इसको कवर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, नाइट्रोजन की खोज का श्रेय किसको जाता है, तो आ जाएगा रदरफोर्ड को, सर रदरफोर्ड, याद रखेंगे कौन हो जाएंगे, रदरफोर्ड। नेक्स्ट लिखा है हाइड्रोजन की खोज का श्रेय, हमने इससे पहले अभी हाइड्रोजन के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है, तो हाइड्रोजन की खोज का श्रेय किसको जाता है, कैवेंडिश को, क्या नाम हो जाएगा, कैवेंडिश, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट सीखते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय, जो एक नेगेटिव चार्ज होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट करते थे, ई माइनस से, ई के ऊपर क्या लगा देते हो, छोटा सा माइनस लगा देते हो, ये रिप्रेजेंट करता है आपका इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है, सर जे थॉमसन को, किसको जाता है, सर जे थॉमसन को, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट लिखा है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन से याद रखेंगे, प्रोटॉन हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हमारा होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी का श्रेय किसको जाता है, तो ई गोल्डस्टाइन को, किसको जाता है, ई गोल्डस्टाइन को, ये भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन जो एक बहुत ही ज़्यादा हैवी पार्टिकल होता है, हैवी पार्टिकल जो कैसा होता है, न्यूट्रल, यानी कि जिसके ऊपर कोई भी चार्ज, कोई भी आवेश वगैरह नहीं होता, ठीक है। देखो, आपने ये इकट्ठे पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव यानी कि हमारा धनावेश होता है, और न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, सर जेम्स चैडविक ने करी, ठीक है, सर जेम्स चैडविक, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट लिखा है नाभिक, मतलब कि आपका न्यूक्लियस, तो नाभिक की डिस्कवरी का श्रेय किसको जाता है, नाभिक जो हमारा बीच में प्रेजेंट होता है किसी भी एटम के, इसकी खोज का श्रेय जाता है रदरफोर्ड को। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर एक नाइट्रोजन लिखा था रदरफोर्ड, और एक ये क्या हो गया, नाभिक आपका रदरफोर्ड, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट यहाँ से पढ़ते हैं कि पीरियोडिक टेबल, आपकी आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, ठीक है, इसकी खोज का श्रेय हमारा किसको जाता है, तो आ जाएगा मेंडलीव को, क्या नाम आ जाएगा आपका, मेंडलीव, ठीक है। और जो हमारी आवर्त सारणी है ना, पीरियोडिक टेबल है, उसमें लगभग कितने एलिमेंट है ये भी याद रखेंगे, तो आपके 118 एलिमेंट यानी कि 118 तत्व जो है उसमें उपस्थित है, और सभी तत्वों को किसके अकॉर्डिंग रखा गया है, तो याद रखेंगे उनकी परमाणु संख्या, मतलब कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, किसके नंबर रखा गया है, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या के आधार पर जो है उसको रखा गया है, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता, इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है, तो आ जाएगा हेनरी बेक्यूरेल, क्या आ जाएगा, हेनरी बेक्यूरेल, ठीक है। चलिएगा, यकीन मानिए यहाँ पर जितने भी ये मैंने लिखवाए हैं आपको 10 के 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी के सभी को आपने जो है याद कर लेना है, पेपर में आपको इसमें से क्वेश्चन जो है वो मिलेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पढ़ते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर हमने केमिस्ट्री के कुछ जनक सीखे, इसी तरीके से आपको जो है मैं बायो के यानी कि जीव विज्ञान के जो है कुछ एक जनक के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले लिखा है, देखो, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, तो याद रखेंगे जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के जनक किसको कहा जाता है, तो आंसर आ जाएगा आपका अरस्तु, क्या आ जाएगा, अरस्तु, एरिस्टोटल, इंग्लिश में आपको ये स्पेलिंग मिलती है। अच्छा, जीव विज्ञान से एक और अच्छा क्वेश्चन याद रखेंगे, अगर ये क्वेश्चन आ जाए
कि जीव विज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, तो हमारा आ जाएगा लैमार्क। ये भी याद रखेंगे कि जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया, तो आ जाएगा लैमार्क। ठीक है, देखिए यहाँ से ना एक रूट वर्ड सीखिए। जैसे यहाँ पे लास्ट में लिखा है लॉजी, तो जहाँ पे भी लास्ट में लॉजी वर्ड आ गया ना, उसका मतलब है कि किसी चीज़ का क्या करना, अध्ययन करना, किसी चीज़ की स्टडी करना। तो बायो आपका सजीव वर्ग लिविंग, और लॉजी मतलब कि अध्ययन। तो क्या डेफिनेशन बन गई, सजीव वर्ग का अध्ययन। तो जहाँ पे भी लास्ट में ये लॉजी वर्ड आता है ना, उसका मतलब है कि हम किसी चीज़ की क्या कर रहे हैं, स्टडी या फिर अध्ययन कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताऊं, जैसे हमने लिखा देखिएगा कार्डियोलॉजी। आपको पता है कार्डियो वर्ड किससे रिलेटेड है, हमारे हार्ट से रिलेटेड है, हृदय से रिलेटेड है। और ये लॉजी वर्ड हमारा किससे रिलेटेड है, अध्ययन से या फिर स्टडी से रिलेटेड होता है। तो देखो बन गया ना, द स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट यहाँ से बात करते हैं बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान का अध्ययन। आप मतलब वनस्पतियों का अध्ययन आप बायो की जीव विज्ञान के जिस शाखा में करते हो उसको बोला जाता है बॉटनी। ठीक है, तो वनस्पति जनक, वनस्पति जगत के आपके जनक कौन होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम याद रखेंगे, थियोफ्रेस्टस। क्या नाम आ जाएगा, थियोफ्रेस्टस। 2 से 3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है जूलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान की जिस शाखा में हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसको क्या बोला जाता है, जूलॉजी। तो जूलॉजी के जनक कौन हो जाएंगे, हमारा अरस्तु। कौन हो जाएंगे, अरस्तु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा है देखो साइटोलॉजी। देखो मैंने अभी बताया था, जहाँ पे भी लॉजी वर्ड आएगा उसका मतलब है हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है साइटो, साइटो का मतलब होता है सेल, सेल मतलब आपका कोशिका। ठीक है, तो बायो के जिस ब्रांच में हम कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे उसको बोला जाता है साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी और साइटोलॉजी के जनक कौन हो जाएंगे, तो याद रखेंगे आपका रॉबर्ट हुक। कौन हो जाएंगे, रॉबर्ट हुक। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट लिखा है चिकित्सा शास्त्र, यानी कि मेडिसिन के जनक, मेडिसिन चिकित्सा शास्त्र के जनक किसको कहा जाता है, तो नाम याद रखेंगे हिपोक्रेट्स। क्या नाम हो जाएगा, हिपोक्रेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा नाम है आपका हिपोक्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बैक्टीरियोलॉजी या फिर जीवाणु विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, तो नाम याद रखेंगे एंटोन वॉन लियोवेनहुक। देखो इतना बड़ा नाम ना याद रहे कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल आपको पेपर में ये आता है A.V. लियोवेनहुक। सिंपल लियोवेनहुक नाम याद रखेंगे, काम चल जाएगा। तो बैक्टीरियोलॉजी के जनक किसको कहा जाएगा, लियोवेनहुक को। ठीक है, अच्छा लियोवेनहुक से ना एक बार पेपर में ये भी क्वेश्चन बना था कि जो हमारा RBC है ना, रेड ब्लड सेल मतलब कि लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं, उसकी खोज का श्रेय भी किसको जाता है, तो आपका A.V. लियोवेनहुक को। एक और याद रखेंगे कि स्पर्म यानी कि शुक्राणु की खोज का श्रेय भी किसको जाता है, तो आपका आ जाएगा A.V. लियोवेनहुक। ये आपको यहाँ से याद रखना है। एक और यहाँ से बड़ा अच्छा क्वेश्चन याद रखेंगे कि सबसे पहली जीवित कोशिका कौन सी थी, जो सबसे पहली जीवित कोशिका यानी फर्स्ट लिविंग सेल कौन सी खोजी गई थी, तो आपकी बैक्टीरिया ही खोजी गई थी। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पहली जीवित कोशिका का श्रेय किसको जाता है, तो आ जाएगा आपका लियोवेनहुक को। ठीक है, चलिएगा आई होप आपको सभी के सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।